सभी का गीता अध्ययन के इस सेशन में स्वागत है, जिसे कि हमने इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए इस सेशन को रखा गया है। जो भी जिसके पास नॉलेज है वो इस सेशन में शेयर की जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कल बत्रा सर ने फाइनेंस मैनेजमेंट को लेकर हमें कुछ फैक्ट्स बताए थे और वो कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिसके लिए हमें सभी को तैयारी करनी ज़रूरी है। तो बत्रा सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले निरुपमा जी प्रेयर के साथ सेशन स्टार्ट करेंगे। हरिओम देवी। नमस्ते निराकार निर्गुण निरूपम, नमस्ते शिवम सत्य सुंदर स्वरूपम, नमस्ते अगोचर अगम अजाड्यकम, नमस्ते निरंजन निगम नीति नायकम, नमस्ते महेश्वर महामोक्षदाता, नमस्ते विभो विश्वव्यापी विधाता, नमस्ते सदा सच्चिदानंद स्वामी, नमस्ते नित्यंता त्रिलोक स्वामी। हरिओम। थैंक यू निरुपमा जी। कल सर ने हमें बताया था कि हमें अपने सारे पेपर्स को, कौन कौन से पेपर्स हैं, जैसे हेल्थ पॉलिसी है, लास्ट मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, या मेडिसिन कौन कौन सी ली हैं, फ़ोन नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं, एम्बुलेंस नंबर है। ये उन्होंने एक जनरल हमें बताया था कि ये चीज़ें हमारे पास कहीं ना कहीं लिखी हुई होनी चाहिए। और प्रॉपर्टी लिस्ट, विल के बारे में सर ने बताया, ईमेल आईडी पासवर्ड बोला, कंप्यूटर पासवर्ड बोला, नॉमिनी कौन है, ये सब चीज़ें, रजिस्ट्री कहाँ पे रखी हुई है, ये सब चीज़ें सर ने कल हमें बताई थी। सभी से रिक्वेस्ट कि अपने पास एक कॉपी पेंसिल रखेंगे। वैसे रिकॉर्डिंग की गई है, मैं आज डाल दूंगी रिकॉर्डिंग, लेकिन अपने पास कॉपी पेंसिल रखें और चीज़ें नोट करते जाएं। सर से रिक्वेस्ट कि आगे का सेशन स्टार्ट करें। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू आशु जी। एक्चुअली कल जब मेरे को बताया कि आपने बोलना है और मैंने सोचा एक दिन का सेशन होगा 15 मिनट में, तो मैं बहुत जल्दी में सारा कुछ कवर कर दूंगा। फिर आपने जब मेरे को बताया कि नहीं, आप 2 या 3 या 4 सेशन ले सकते हो, तो मेरे को लगा कि ठीक है, मैं इसको सारे टॉपिक को अच्छे से कवर करने की कोशिश करता हूँ। जो मेडिकल इमरजेंसी में मैंने आपको कल बताया था सबको कि इंश्योरेंस कार्ड, लास्ट टेस्ट रिपोर्ट्स, लास्ट प्रिस्क्रिप्शन या जो दवाइयां ले रहे हैं, वो सब रेडिली अवेलेबल होना चाहिए इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी। और जो मैंने नहीं बताया था वो ये था, जो डॉक्टर के अग्रवाल बताते होते हैं कि इन केस ऑफ हार्ट अटैक 2 या 3 दवाइयां जो हैं वो रेडिली होनी चाहिए, जो कि पहले कुछ मिनट में ही दे दी जाए। जैसे स्टेटिन 80 mg है, या एस्प्रिन या ब्लड थिनर है, वो दांतों से चबा के एकदम ले ली जाए। या सॉर्बिट्रेट होती है जो जीभ के नीचे रखी जाए। ये भी मेरे को आज बीपी जो है करीब 20 साल पहले डिटेक्ट हुआ था, और तब डॉक्टर ने सॉर्बिट्रेट रखने के लिए कहा था। मैं अपने पर्स में रखता था, और 10 साल पहले जब मेरी मदर के हार्ट अटैक हुआ तो उस सॉर्बिट्रेट गोली ने उनकी जान बचाई थी। बहुत जरूरी है पर्स में, जहां पे हम लोग 1-2 कॉइन रखते हैं, कुछ रखते हैं, तो 1 गोली 2 गोली जो है एज सच रखें, आपकी नहीं किसी और की जान बचाने के काम आएगी, और पुण्य आपको ही मिलेगा। जवान के नीचे रखते हैं उस गोली को, और एकदम उससे जो है, जो ब्लड की नाड़ियां होती हैं वो एकदम एक्सपेंड हो जाती है, और ब्लड सप्लाई हार्ट को बढ़ जाता है। आपको डॉक्टर के पास जाने के लिए आधा 1 घंटा मिल जाता है, वो बहुत जरूरी है। दूसरी चीज कल मैंने कवर की थी कि आर यू रेडी फॉर द अल्टीमेट ट्रुथ। अल्टीमेट ट्रुथ जो है सबकी डेथ है ही है, फाइनल डेस्टिनेशन है। और उसमें मैंने बताया था कि मूवेबल इमूवेबल जितनी प्रॉपर्टी या असेट्स है उसकी लिस्टिंग होनी चाहिए, और लिस्ट किसके पास है, या विल होनी चाहिए। विल और नॉमिनेशन में क्या फर्क होता है, ये सारे पॉइंट कवर किए थे। इसमें भी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल गया, जो आपके लिए बड़ी कीमती है, और उसको विल में होना भी चाहिए, जरूरी है, लेकिन आपके बच्चों के लिए बेकार है। वो चीज है आपकी आंखें और आपके बॉडी के पार्ट्स। इनके लिए भी विल करनी चाहिए,
और ताकि ये भी किसी और के काम आ सके, ये बहुत जरूरी है। आज म्यूचुअल फंड कवर करने से पहले थोड़ा सा टाइम में ये दोनों चीजों के ऊपर लगाऊंगा। आंखें जो हैं ये तो जहां पे डेड बॉडी होती है वहीं से आई बैंक वाले आके उसको रिट्रीव कर लेते हैं। मुश्किल से 5 या 10 मिनट का प्रोसेस होता है, लेकिन आई डोनेशन जो है वो डेथ के 6 घंटे के अंदर अंदर होनी चाहिए। 6 से 8 घंटे कहते हैं, 6 घंटे गर्मियों में और सर्दियों में 8 घंटे। उस पीरियड में वो आई जो है वो हार्वेस्ट कर लेनी चाहिए, ताकि जो भी ब्लाइंड है जिसको कॉर्निया की जरूरत है, आई में से सिर्फ वो पार्ट यूज होता है जो कॉर्निया है, बाकी पूरी आई यूज नहीं होती है, सिर्फ कॉर्निया वाला पार्ट यूज होता है। और जिसके कॉर्निया खराब होता है और कॉर्निया खराब होने की वजह से ब्लाइंड होता है, उसकी आंख जो है वो ठीक हो सकती है। जब तक आई बैंक वाले नहीं आते, हमको 2-3 प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। एक ये कि जो डेड बॉडी जो है उसका सिर थोड़ा सा ऊपर कर दें, नीचे कोई चीज नीचे सिर के नीचे रख दें, सिर थोड़ा सा ऊपर कर दें, पलके बंद करके साफ कॉटन या साफ कपड़ा लेके पानी में भिगो के पलकों के ऊपर रख दें। जिस कमरे में डेड बॉडी रखी हो उस कमरे में छत का पंखा ना चलाएं। सिर्फ 3 प्रिकॉशन। ये तीनों प्रिकॉशन इसलिए हैं कि सिर ऊंचा करने से ब्लड जो है वो सिर में की तरफ नीचे आ जाता है। जब आई निकालते हैं तो ब्लीडिंग नहीं होती है। आंखें बंद करके गीला कपड़ा या गीला कॉटन इसलिए रखते हैं कि आंखों की नमी सूखे नहीं, ड्राई ना हो और वो काम आ सके। और इसीलिए छत का पंखा नहीं चलाते कि पंखे से हवा लगेगी और आंखें ड्राई होने का चांस होगा। ये 3 बातें हैं। जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति की डेथ हुई है उसने अपना प्लेज फॉर्म या डोनेशन फॉर्म भरा हो, नहीं भी भरा हो तो भी उसके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो डोनेट कर सकते हैं। हमारे देश में करीब 11-12 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी जो ब्लाइंड है कॉर्निया खराब होने की वजह से, और देश में 90 लाख डेथ हर साल होती हैं। यानी 180 लाख 1 करोड़ 80 लाख जो आंखें हैं हम जला देते हैं। अगर ये सारी आंखें लोगों के यूज होने लगे तो जितने ब्लाइंड है सबको 11 दिन के अंदर आंखें मिल सकती हैं। लेकिन हम सिर्फ अपनी अज्ञानता की वजह से या इस वजह से कि शायद बिना इस जन्म में आंखें दे दी और उसके बाद संस्कार हुआ तो अगले जन्म में शायद बिना आंखों के पैदा होंगे, नहीं, ये बहुत बड़ी एक मिथ है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो इस चीज से बचना चाहिए और आंखें अपनी अपनी प्लेज करनी चाहिए और अपने फैमिली मेंबर्स को भी बताना चाहिए कि जब भी मैं हूं हम ऐसा मौका आए तो आंखें दें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है बॉडी के ऑर्गन्स। नॉर्मल डेथ के केस के अंदर ज्यादा काम नहीं आते हैं, सिर्फ स्किन काम आती है। अगर उसी समय कोई ताजा कोई बर्निंग का केस हो तो स्किन ट्रांसप्लांट हो जाती है। लेकिन अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है या ऐसी डेथ होती है जिसके अंदर ब्रेन डेड हो जाए और हार्ट काम करता रहे, तो उस केस में उसको लीगली डेथ माना जाता है। गवर्नमेंट जो है एक 3 डॉक्टर का पैनल बनाती है और वो पैनल डिक्लेयर कर देते हैं कि इस आदमी का जो ब्रेन डेड हो चुका है ये नॉन रिकवरेबल है या वापस नहीं आ सकता है, तो उसको लीगली डेथ मानते हैं। और उस केस में उसकी पैनक्रियाज, उसका हार्ट, उसकी लंग्स, उसकी किडनीज, बहुत सारे ऑर्गन काम आते हैं। और हर ऑर्गन जो है वो बहुत सारे लोगों की जान बचाने के काम आता है। एक आदमी जो पूरा हो जाता है वो कई लोगों के शरीर में जिंदा रह सकता है। और लीवर तो ऐसी है उसके तो 4 टुकड़े करके 4 आदमियों को भी लगाए जा सकते हैं। लीवर में एक खासियत होती है कि अपने आप ग्रो कर जाता है। ये बॉडी डोनेशन के बारे में विल के अंदर इसका भी जिक्र हो या
अलग से ये भी प्लेज की जाए, ये बहुत जरूरी चीज है। इसके बाद हम लोग अपने मेन टॉपिक के ऊपर आएंगे, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल जो है। म्यूचुअल फंड डिस्कस करने से पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि हमारे पास और क्या क्या ऑप्शन है। हम लोग, हर आदमी की एक टेंडेंसी है, स्पेशली इंडियन लोग जो हैं, जो 50,000 कमाता है वो भी कोशिश करता है कि 30,000 खर्च करके 20,000 बचा लूं। जो 20,000 कमाता है उसकी कोशिश होती है कि 15,000 खर्च करके 5,000 बचाऊं हर महीने रेनी डे के लिए। और जो 5,000 कमा रहा होता है उसकी भी कोशिश होती है कि 4800 में काम करके 200 रुपये बचा लूं। वो जो 200 रुपये बचाए हैं वो अगर तो सिर्फ सेविंग रह गई तो 200 के 200 ही रह जाएंगे, या ऐसी भी हो सकता है कि 200 रुपये आप कैश रखें और उसको दीमक खा जाए तो 200 भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन चलो आपने ठीक रखे तो 200 बच गए। लेकिन अगर उस 200 रुपये को भी इन्वेस्ट कर लिया प्रॉपरली तो वो अप्रिशिएट करेंगे, और इस तरीके से अप्रिशिएट करते हैं कि जब आप रिटायर होते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी एक पैरेलल इनकम का साधन बना होता है। हम लोग म्यूचुअल फंड में कहते हैं कि अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप समझिए 3 बच्चे हैं, और 2 बच्चों के ऊपर जो खर्च कर रहे हैं उतना ही खर्चा एक सिप में जमा कर दें। बुढ़ापे में वो 2 बच्चे आपकी कदर केयर करें ना करें, वो सिप वाला जो तीसरा बच्चा है वो जरूर करेगा। दैट विल बी सो बिग अमाउंट कि उसके पैसे की इनकम से आप सेव कर सकें, अपनी लाइफ को जो है आराम से बिता सकेंगे। कैश रखने के अलावा दूसरी ऑप्शन क्या होती है हमारे पास? बैंक में या तो सेविंग बैंक में रखते हैं या एफडीआर बना देते हैं। सेविंग और एफडीआर में बहुत बढ़िया है, बहुत उसका फायदा यह है कि आपको एक पीस कागज का टुकड़ा मिलता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि आपने 10,000 रुपए की एफडी बनाई 2 साल के लिए, जिसके ऊपर 7.5% या 6% ब्याज मिलेगा। यू फील हैप्पी कि 2 साल के बाद ये पैसा हमको मिलेगा। और जब आप किसी सरकारी बैंक में या किसी अच्छे बड़े प्राइवेट बैंक में जमा कराते हैं तो ये ऑलमोस्ट 100% गारंटी है कि आपका पैसा कहीं जाएगा नहीं, वो पैसा आपके पास ही मिलेगा। 2 साल के बाद में ब्याज आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी कोई छोटे बैंक में आधा % फालतू इंटरेस्ट के लालच में किसी सहकारी बैंक में जमा करा दिया तो फिर वो पैसे को ऊपर ब्याज नहीं, पैसे के आने की ही बड़ी मुश्किल हो जाती है। जैसे बॉम्बे में पीएमएस बैंक के साथ हुआ। तो जब बैंक में पैसा जमा कराएं तो इस चीज से जरूर बचा जाए कि आधे % 1% के लालच में कोई छोटे बैंक में ना जमा कराएं, बड़े बैंक में जमा कराएं या सरकारी बैंक में जमा कराएं, पैसा गारंटेड रहेगा। कल मैंने जब बात कर रहा था इंटरेस्ट की तो मैंने एक टर्म यूज की थी, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो मतलब बैंक में जो एफडीआर कराई उसके ऊपर अगर 7% ब्याज मिल रहा है तो 7% ब्याज हमको पक्का मिलेगा। लेकिन अगर उस पीरियड में महंगाई 8% हो गई तो आपका रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट -1% हो गया। अगर महंगाई 5% है तो आपका 2% ब्याज है। अगर एफडीआर पे 7% है, 5% महंगाई, तो आपको 7 नहीं 2% रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और महंगाई अगर 8% हो गई तो आपका रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट -1% हो गया। बैंक एफडीआर में जो पीस ऑफ माइंड देता है, सबसे बड़ा नुकसान यही है कि ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता। पिछले 10-20 सालों में जो भी आप इन्फ्लेशन और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर देखेंगे तो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट 1-2% या तो प्लस होगा या माइनस होगा। ये कभी भी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता। ये ऐसे जैसे हमारे घरों में दीमक लग जाती है अलमारी में। अलमारी ऊपर से बिल्कुल ठीक ठाक होती है और एक दिन पता लगता है कि सारी अलमारी पीछे पीछे चुप करके दीमक खाते गई। ये इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, वो दीमक का काम करती है। हमको पता नहीं लगता है, हमारी एफडीआर उतने की ही बनी रहती है लेकिन उसकी पैसे की परचेजिंग वैल्यू जो है वो कम हो जाती है।
आप अपने दिमाग में कोई भी हिसाब लगा सकते हैं कि आज से 10 साल पहले गेहूं का क्या रेट था, दूध का क्या रेट था, घी का क्या रेट था, या मकान का किराया क्या था और आज क्या है। आपको एकदम समझ आ जाएगा जो मैं कहना चाहता हूँ। आप उसको 1 मिनट में के अंदर समझ आएगा कि 10 सालों में आपकी इंटरेस्ट इतना नहीं बढ़ा, बल्कि इंटरेस्ट रेट तो कम हुआ है, लेकिन महंगाई उससे ज्यादा बढ़ गई। नेक्स्ट जो आती है हमारी इन्वेस्टमेंट या सेविंग को जमा करने की, गोल्ड। हिंदुस्तान की लेडीज को तो वैसे ही बड़ा लालच है कि ज्वेलरी भी है और पैसा कभी कम नहीं होता, जितने का लेके आओ उतने का जब भी जरूरत पड़े तो वापस कर सकते हैं। ठीक बात है। बैंक एफडीआर से गोल्ड की एप्रिसिएशन ज्यादा है। मैं देख रहा था जब मेरी बैंक में नौकरी लगी थी उस समय रेट, गोल्ड का रेट 200 रुपए 10 ग्राम, 200 रुपए तोला था। आज 50-51 रुपए है। मैं 1972 की बात कर रहा हूँ। 1979 में 980 रुपए 10 ग्राम का था। अगर उससे आज तक का कैलकुलेट करें तो गोल्ड ने 10% का रिटर्न दिया। लेकिन गोल्ड के साथ में 2-3 चीजें और हैं। एक तो कि गोल्ड कैसे ले सकते हैं हम। एक तो बिल्कुल हम लोग ज्वेलर से जाते हैं, कड़ा बनवा लिया, चेन बनवा ली या कुछ सेट बनवा लिया, वो लेके आ गए। वो ज्वेलरी का पर्पज तो बड़ा अच्छे से सेट सर्व करता है। आपने शादी में गए, वहां पे शादी अटेंड की, सब कुछ की, तो बहुत अच्छा आपको यू फील हैप्पी कि ठीक है मेरे पास, मेरे जितनी बाकी लेडीज है उनके मुकाबले में मेरे पास ज्यादा गोल्ड है, या ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पज से वो गोल्ड जो है वो मायने नहीं रखता, क्योंकि उसमें करीब 25% जो है वो लेबर कॉस्ट, टैक्स, जीएसटी, उसमें टांका, वो चला जाता है। वो कहते हैं हमारे बुजुर्ग लोग कि एक ही गोल्ड को अगर 4 बार सुनारे के पास जाओ तो उसका हो जाता है 25% के करीब हर बार। तो वो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए नहीं है। इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए और भी ऑप्शन है हमारे पास। एक तो ये कि ज्वेलरी की जगह सिर्फ गोल्ड खरीदा जाए, सॉलिड खरीदा जाए, वो ज्वेलरी से बेटर है। उसमें बनवाई के चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, टांका नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उसके भी चोरी होने का चांस है, सेफ कस्टडी में रखना पड़ेगा। उसकी जगह हमारे पास 3 और ऑप्शन है। एक है गवर्नमेंट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो इशू करती है, हर महीने 3 या 4 या 5 दिन के लिए इशू करते हैं। उसमें आप जमा कर सकते हैं। 8 साल का वो बॉन्ड होता है। जितने ग्राम का बॉन्ड आपने खरीदा, 8 साल के बाद जो भी गोल्ड का रेट होगा उतने ग्राम का आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। ना केवल उतने पैसे वापस मिलेंगे, बल्कि इस पीरियड में आपको 2.5% ब्याज भी मिलेगा। और अगर आपने 8 साल तक बॉन्ड रखा तो 8 साल में जितना एप्रिसिएशन होगा उसके ऊपर इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा। आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदा जिसके ऊपर आज के रेट से गोल्ड जितने, उसके ऊपर ग्राम लिखा होगा, पैसे नहीं लिखे होंगे। मान लीजिए 51,000 रुपये रेट है आज और आपने 10 ग्राम खरीदा तो उसके ऊपर 10 ग्राम लिखा होगा, 51,000 नहीं लिखा होगा। और जब वो मैच्योर होगा तो 10 ग्राम की उस समय जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। मेरे हिसाब से गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि हाँ, आपको 8 साल तक ब्याज भी मिलता रहेगा, गोल्ड की एप्रिसिएशन भी मिलेगी और पैसा भी सेफ है, चोरी होने का चांस नहीं है। बॉन्ड को संभाल के रखने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो डीमैट अकाउंट में एक एंट्री की तरह वो आ जाएगा। और जब आपके बाद ये बच्चों को पास ऑन होना है तो भी बड़े आसानी से, बिना किसी लीगल प्रॉब्लम के, बिना किसी कमरसम प्रोसेस के वो बच्चों को पास ऑन हो सकेगा। गोल्ड के 2 तरीके और हैं। एक म्यूचुअल फंड की स्कीम की तरह, उसमें म्यूचुअल फंड जो है वो आपके यहाँ पे गोल्ड लेके गोल्ड को
बड़े बड़े वॉल्ट के अंदर रखते हैं और उस म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा गोल्ड में ही इन्वेस्ट होता है, कहीं इधर उधर नहीं जाता, किसी शेयर मार्केट में नहीं लगाया जाता, कहीं और नहीं लगाया जाता, सिर्फ गोल्ड में ही लगाया जाता है। और उसका बेनिफिट ये है कि आप उसमें शिफ्ट कर सकते हैं बहुत थोड़ा थोड़ा अमाउंट, यानी 500 रुपए रोज के हिसाब से भी लगा सकते हैं, 500 रुपए महीने के हिसाब से भी लगा सकते हैं। वो बूंद बूंद करके घड़ा बढ़ने की जो कहावत है वो बिल्कुल यहाँ पे हम लोग पूरी कर सकते हैं। छोटी छोटी रकम से गोल्ड को खरीद सकते हैं और वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहेगा, आपको फिजिकल संभालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उसमें नुकसान ये है कि आप उसको पहन के कोई शादी नहीं अटेंड कर सकते, आपके पास एक कागज के टुकड़े के ऊपर वो गोल्ड रहेगा, बट 100% सेफ है। तीसरी ऑप्शन बिल्कुल इससे मिलती जुलती ETF है। ETF होता है इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। म्यूचुअल फंड में आपने म्यूचुअल फंड हाउस से खरीदा और वो जब भी आपने वापस देना है वापस उनको दे दिया, उन्होंने आपको पैसे वापस दे देंगे। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए और आप स्टॉक एक्सचेंज से गोल्ड खरीद सकते हैं और वहीं पे बेच सकते हैं। आपको बाय सेल अपने आप करना पड़ेगा अपने ब्रोकर के थ्रू, और रेट दिन में जितने ट्रांजैक्शन होंगे उतना अलग अलग रेट वेरी करेगा हर ट्रांजैक्शन का। म्यूचुअल फंड में सारे दिन का एक ही रेट होता है, ये दोनों में फर्क है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट आती है हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी की। पहले बहुत जब होता था, एक प्लॉट बच्चा हुआ एक प्लॉट ले लिया, जब उसकी शादी होगी तो प्लॉट बेच दिया, शादी हो गई। या बच्चे की पढ़ाई के लिए इसी तरीके से आदमी जो है, जो भी समझदार होता था वो जमीन में इन्वेस्ट करता था, जमीन अप्रिशिएट करेगी और करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से जमीन अप्रिशिएट करती है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे आपने जमीन ली हुई है और आपके कब्जे में नहीं है तो किसी और ने कब्जा कर लिया तो लिटिगेशन है। आपके बाद बच्चों को ट्रांसफर होने में अगेन इट कैन बी वेरी सिंपल एंड इजी प्रोसेस एंड इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट आल्सो। और कभी कभी ये होता है कि आपके पास 2 करोड़ का प्लॉट है और आपको 4 लाख रुपए चाहिए, आप टुकड़ों में प्लॉट नहीं बेच सकते। ऐसे होगा कि मर्सिडीज गाड़ी है और पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है। तो ये सब चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड रहती हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आता है शेयर्स या म्यूचुअल फंड। आज 17:25 हो गए। शेयर और म्यूचुअल फंड जो मेरा मेन टॉपिक है इसको कल डिस्कस करेंगे। आज जितना मैंने बात की है इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है वो पूछ ले, तो कल मैं फिर शेयर्स म्यूचुअल फंड और उससे रिलेटेड कुछ मिथ जो हैं, जो भ्रांतियां हैं, वो कल डिस्कस करेंगे। आज अभी तक का जो सवाल है कोई पूछना चाहे गोल्ड के बारे में, बॉडी डोनेशन के बारे में, आई डोनेशन के बारे में, विल के बारे में, कोई भी एनीथिंग। सर कल वाला भी एक बार ब्रीफिंग कर दें, कल वाला जो कौन कौन से पेपर्स, क्या चीजें हमारे पास रिक्वायर्ड होनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों ने अटेंड नहीं किया था कल। कल हमने 2 चीजें डिस्कस की थी। एक तो मेडिकल इमरजेंसी के लिए, उसमें मैंने ये रिक्वेस्ट किया था सबको कि अपना इंश्योरेंस कार्ड जो है वो हैंडी रखें, जिसके पास इंश्योरेंस है। हैंडी का मतलब ये नहीं कि पर्स में हो, बल्कि मोबाइल में भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ अपने मोबाइल में नहीं हो, वाइफ के मोबाइल में भी हो, और वाइफ है तो उस हस्बैंड के मोबाइल में भी हो। जिसको जरूरत पड़ेगी वो शायद उस समय बताने लायक भी ना हो और दूसरे आदमी को जरूरत पड़ेगी, तो इंश्योरेंस कार्ड, एक आईडी प्रूफ, लास्ट टेस्ट रिपोर्ट्स जो भी आपने रेगुलर टेस्ट कराते हैं, लास्ट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन या जो दवाइयां ले रहे हैं उसकी लिस्ट, क्योंकि इमरजेंसी में कोई भी दवाई दें और कोई दवाई आपके जो एग्जिस्टिंग दवाई है उससे
कंपेटिबल ना हो, कंट्राडिक्टरी हो, तो पैदा होने की बजाय नुकसान हो जाएगा। ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं जो कि घर में एक पर्टिकुलर जगह पे रहनी चाहिए, जो चार कागजों के अंदर मिक्स ना हो, अलग से पड़ी हो। हम लोग सजेस्ट करते हैं कि जहाँ पे मंदिर बनाया, मूर्ति रखी हुई है, उसके पीछे बड़ी सेफ जगह है, कोई नहीं वहां पे जाके रोज तंग करता, वहां पे रखिए फाइल। इन केस ऑफ इमरजेंसी फाइल उठाइए और चल दिए डॉक्टर के पास, बहुत आसान होता है उस समय। एक और चीज है जो अभी हमारे को प्रॉब्लम आई, हमारे मित्र थे, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उनका आईडी कार्ड बना हुआ था पुष्पराज चसवाल, और इंश्योरेंस पे था चसवाल पुष्पराज, सिर्फ सरनेम आगे और पीछे। और इस वजह से जो है 8 घंटे जद्दोजहद के बाद उनका क्लेम सेटल हुआ। एक बार तो उन्होंने मना ही कर दिया कि नेम इज नॉट द सेम। तो जो इंश्योरेंस कार्ड पे नाम लिखा हुआ है उसी नाम से एग्जैक्ट जो आपका फोटो आईडी कार्ड है वो उसकी भी फोटो निकाल के उसी फाइल में रखें और वो फाइल हैंडी रखें। इसी के साथ मैंने कल रिक्वेस्ट की थी कि आप डॉक्टर का फोन नंबर अपने मोबाइल में हो, अपने फैमिली मेंबर्स के मोबाइल में भी हो। जरूरी नहीं कि आपके काम आए, किसी और के भी काम आ सकता है, लेकिन शहर के 2 3 4 डॉक्टर जो हैं उनके नंबर अपने मोबाइल में हमेशा रहने चाहिए। बहुत कीमती समय इन केस ऑफ हार्ट अटैक, पहले जो 1 घंटा होता है बहुत कीमती होता है, उसमें से 15 मिनट आधा घंटा बच सकता है अगर आपको पता हो कि डॉक्टर अवेलेबल है जिस नर्सिंग होम में लेके जा रहे हैं या नहीं है। इतने से, या डॉक्टर को भी पहले से पता लग जाए कि हार्ट अटैक का पेशेंट आ रहा है तो उसका स्टाफ आपको रिसीव करने के लिए तैयार हो। तो ये है। और दूसरा एम्बुलेंस का नंबर, शहर में जो 2 3 4 एम्बुलेंस है उसके नंबर अपने पास, कोई कॉस्ट नहीं है, प्रिकॉशन के लिए रखें अपने पास, लेकिन मौके पे ये जान बचाने के काम आ सकते हैं। छोटे छोटे टोटके हैं पर काम आते हैं। और दूसरी कल मैंने बात की थी विल के बारे में कि एक तो सारी आपकी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी की लिस्टिंग होनी चाहिए। वो लिस्ट अगर आप बच्चों के साथ, वाइफ के साथ शेयर नहीं कर रहे तो उनको इतना तो पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे है, कहाँ पे आपने रखी हुई है, वो तो बहुत जरूरी चीज है। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसके पेपर्स कहाँ पे रखे हुए हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी है तो कहाँ पे रखी हुई है। एक पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए जहाँ पे आप की सारी चीज जो है वो अवेलेबल हो फैमिली को। हमारे साथ ही एक ऐसा केस हुआ था, मैंने कल भी शेयर किया था, कि 20 लाख रुपए की पॉलिसी थी और किसी को पता नहीं था, और वो रद्दी में बिकते बिकते बच गई बस। अगर बिक जाती तो किसी को पता ही नहीं लगना था, 20 लाख रुपए मिलने ही नहीं थे। तो ये जरूरी है कि हम लोग जो बच्चों के लिए बहुत मेहनत से पैसे जोड़े हुए हैं, गाढ़े खून पसीने की कमाई है, वो बच्चों तक आराम से पास ऑन हो जाए, ये भी हमारी ड्यूटी बनती है। जितना कमाना जरूरी था उतना ही ये भी जरूरी है कि वो बच्चों तक आराम से पास ऑन हो जाए। और कुछ अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो मेरे को लगेगा सब या तो ऊपर से निकल गया, सब कोई पूछना चाहे तो ठीक है, नहीं तो फिर बाकी का टॉपिक कर लेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। एक मेरा प्रश्न, नमस्कार सुसा। नमस्कार जी। एक प्रश्न है मेरा। एक तो जैसा कि सेविंग्स अकाउंट होता है हमारा, तो इसमें तो सेविंग्स का ही इंटरेस्ट रहेगा, और हम कई बार उसको ऑटो स्वीप करवा देते हैं। तो इन दो में डिफरेंस थोड़ा-सा क्लियर करें हमें कि ऑटो स्वीप करवाना ज़्यादा ठीक है या कि एफडीआर बनवा के रखना ज़्यादा ठीक? नहीं, ऑटो स्वीप ठीक है, आपके पास ऑप्शन, देखिए पैसा आपका है, हाँ जी, जितने ध्यान से रखेंगे उतना ज्यादा अच्छे से बढ़ेगा। ऑटो ठीक है। स्वीप में वो बैंक अपने आप अपने सिर पे ये ले लेता है कि वो 6 महीने की एफडीआर बना देगा, आप चेक काटेंगे तो वापस आपके खाते में पैसा आ जाएगा। बिल्कुल, लेकिन आप बिल्कुल। देखें कि 6 महीने का ब्याज क्या रेट है हाँ जी, और मैक्सिमम बैंक का क्या ब्याज है। अगर आपको पैसा आमतौर पे जरूरत नहीं है तो आप जो ज्यादा, जहां पे जिस पीरियड के लिए ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है हाँ उस जी, पीरियड की एफडीआर कराइए।
ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है ना। अभी कल ही हुआ, मेरी मदर की एक एफडीआर मैच्योर हुई थी, बैंक ने अपने आप 12 महीने के लिए रिन्यू कर दी। मैंने पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 5.25%। मैंने कहा मैक्सिमम क्या देते हो, 6.25। कितने पीरियड का देते हो, इतने पीरियड, तो इसको उतने पीरियड के रिन्यू कर दो ताकि 1% ब्याज बचे। आप अपना देखिए। हाँ, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू बत्रा सर। सर ने ठीक कहा, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो कैसे पता चलेगा कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। रिचा वर्मा, रिचा के नाम से ज्वाइन किया हुआ, मेरे ख्याल से कल भी पूछा था। कुछ पूछना चाहेंगे आप? हाँ जी, नहीं मेरे को अच्छा लगा सेशन, और मेरे इस ग्रुप में दो मम्मियाँ हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक तो किरण जी हैं, किरण वर्मा जी हैं, और एक गुलशन बिग जी भी हैं। हाँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सेशन सुन के। और थोड़ा सा मैं भी इसमें ऐड ऑन भी करना चाहूंगा। एक्चुअली मेरा तो रिटेल का गोल्ड का ही है बिजनेस। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट अच्छा है, मतलब बहुत लोग अभी भी करते हैं, मगर थोड़ा सा डिफरेंस क्या आया है इसमें, जैसे सर ने बिल्कुल सही बताया कि इसमें 25% मेकिंग चार्जेस व जीएसटी वगैरह कट जाता है, मगर अब वो थोड़ा सा कम हो गया है। पहले टांका होता था, ठीक है, अब तो मोस्टली क्या है, हॉलमार्क हो गया है। तो हॉलमार्क सिर्फ जो मेकिंग चार्ज है वो कटता है, और जीएसटी तो ऑर्नामेंट लेंगे तो उस पे भी कटेगा, और प्योर लेंगे उस पे भी कटेगा। अब वो 25 से अप्रोक्सीमेट 15% के आसपास आ गया है, वो थोड़ा सा कम हुआ है। और दूसरा सोवर्जिन बॉन्ड वाला भी अच्छा ऑप्शन है, मगर इसका एक ड्रॉबैक मेरे को लगता है कि हम 8 इयर्स के लिए, 7 इयर्स के लिए इसमें फिक्स हो जाएंगे, ठीक है, मगर अगर शॉर्ट टाइम के लिए हमें इसमें फंडिंग चाहिए, जैसे हमें 2 लाख रुपए चाहिए कुछ है, तो उसको हम इन कैश नहीं करवा सकते सोवर्जिन बॉन्ड में। वर्मा जी एक मिनट, तो आप विशाल वर्मा जी के बेटे हैं क्या? नहीं, ओके, मैं, हाँ जी। इसमें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है 5 साल के बाद तो गवर्नमेंट से भी वापस कर सकते हैं, पैसे ले सकते हैं। 8 साल के बाद लेंगे तो उसके एप्रिसिएशन के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। 5 साल के बाद लेंगे तो जो एप्रिसिएशन है उस पर टैक्स लगेगा। और दूसरी बात ये, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडेबल भी है, वहां पे भी इसको बेच सकते हैं। अगर 1 साल के बाद जरूरत है तो भी बेच सकते हैं। दिस इज जस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन। मुझे लगता है कि हम इसी बात के ऊपर, और जो वीरेंद्र सर ने अभी पूछा था, उन दोनों चीजों को लेके सर हम नोट कर लेते हैं, तो कल इसके ऊपर थोड़ा और डिस्कस कर लेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि आज हमारा नेक्स्ट सेशन का टाइम हो गया है। जो गीता पढ़ रहे हैं मेरे ख्याल से वो तो वैसे ही इतने शांत रहेंगे कि हार्ट अटैक आने के चांसेस उनको बहुत कम है, बट फिर भी ये जो नॉलेज दी जा रही है आसपास के लोगों के लिए भी है। बाय चांस किसी को अगर पहले तो गीता पढ़ा के शांत कर दें, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो हमें हर एक की हेल्प के लिए तैयार होना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो सर ने शेयर की है, तो हम सभी को इतना अवेयर होना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि जितना हो सके हम काम आ सके किसी के। बहुत बहुत शुक्रिया बत्रा सर आपका इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अभी हम 3 बार ओम के साथ एक ब्रेक देंगे और शशि दीदी के साथ चौथा अध्याय स्टार्ट करेंगे। आज हमारे साथ काफी सारे नए लोग भी जुड़े हुए हैं। HCFI से दीदी ने सुबह अनाउंस किया था, तो HCFI से भी हमारे साथ कुछ लोगों ने आज ज्वाइन किया हुआ है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। 3 बार ओम के साथ हम ब्रेक देंगे। बत्रा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत नॉलेज तो बहुत गेन हुई, बस वही टाइम नहीं निकाल पाती।